नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो ताबड़तोड़ सेंट्रल एजेंसीज का धर पकड़, मतलब रेड, यहाँ वहाँ सब कुछ चालू है और ये और बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ संजय राउत के, अभी जो प्रॉपर्टी कुछ अटैच हुई हैं और अब रोज आ रहा है कि खतरा है, उनको गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले थोड़ा संजय राउत का एक छोटी सी चीज़ आपको उनका एक ब्रीफ बता दूं और फिर हम लोग इसकी बात करते हैं। संजय राउत शिव सैनिक हैं, मूल रूप से शिवसेना के साथ शुरू से हैं। ये राज्यसभा में उनका तीसरा टर्म है। 2004 में जब बाला साहब थे तभी से उनको राज्यसभा भेजा गया था। शिवसेना में अच्छी तरह से बोलने वाले, उनके मुख्य प्रवक्ता एक तरह से आप कह सकते हैं। एग्रेसिव होके, आक्रामक रूप से बात करना, जो शिव सैनिक की स्टाइल होती है वो करना, और आर्टिकुलेट भी हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सामना के। और अभी जैसे उन्होंने कल एक, जब ये सब रेड हुई तो उन्होंने एक ट्वीट किया, असत्यमेव जयते। तो इसका मतलब वो चीज़ें अपनी कैसे कहना है उसको भी वो जानते हैं। उनका एक ठाकरे पिक्चर आई थी जो बाला साहब के ऊपर थी, उसके स्क्रिप्ट, उसके राइटर यही थे। उस समय लखनऊ आए थे, हम लोग भी इनसे मिले थे। क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्या है वो बिल्कुल क्लियर है। और इस समय एक तरह से राज्यसभा ही नहीं, देश में भी जो शिवसेना का पक्ष रखने की बात होती है वो सबसे मजबूती से यही रखते हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार फिर से आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर संभव है तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप ले लेने से हर महीने आप एक निश्चित रकम हम लोगों को देते रहेंगे। और अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी मदद, आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपसे मैं इसलिए कहता हूं कि इसकी आवश्यकता है। आज अगर आपका ये सपोर्ट नहीं मिल रहा होता या नहीं मिलेगा तो थोड़ा चैनल चलाने में दिक्कत आती है। मैं इसके रूट कॉज में कहाँ से हुआ और बाकी तो आप लोग कितनी प्रॉपर्टी थी, कहाँ की थी, ये डिटेल जान गए होंगे। लेकिन ज़रा ये समझ लीजिए कि क्या हुआ, क्योंकि अभी जो रेड हुई, ईडी ने रेड किया। ईडी ने रेड करके दो प्रॉपर्टीज़, एक उनका लैंड है शायद अलीबाग में है जो प्रवीण राउत के नाम से था, उसको अटैच किया ईडी ने। एक दादर ईस्ट में उनका एक फ्लैट है जो वर्षा राउत उनकी पत्नी और सपना पटकर के नाम से है, ये अटैच किया गया है। और इन दोनों की कुल कीमत 11.15 करोड़ है। हालांकि संजय राउत साहब इसके बाद सारे लोगों से मिले हैं, वहाँ के एनसीपी के शरद पवार साहब से मिले, और वो अब बहुत एग्रेसिव मोड में वो कह रहे हैं ठीक है, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उनका कहना है कि हम लोग तो भाई सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे इन द सेंस पैसे की दृष्टि से। गांव में मेरे 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, एक छोटा फ्लैट है, इसमें रहता हूँ। अगर इसमें इसको मुझे टारगेट कर रहे हैं तो उसके कारण भी वो बता रहे हैं कि क्यों ये हुआ। उनका उस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक और बैकग्राउंड दिखाऊँ। लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 48 सीट एक स्टेट से आती हैं। उस 48 सीट में बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। दोनों ने मिलकर 41 सीट आउट ऑफ 48। 4 सीट एनसीपी जीती थी, 1 सीट कांग्रेस जीती थी, 1 सीट AIMIM जीती थी और 1 इंडिपेंडेंट था। ये टोटल था। ये मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 41 सीट्स एनडीए ने जीती थी, जिसमें से 23 बीजेपी ने जीती थी। उसी तरह से विधानसभा चुनाव में 288 वहाँ कुल सीट हैं। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56। ये फिगर्स में थोड़ा आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये विधानसभा का चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। 288 में 105 बीजेपी की, 56 शिवसेना की, दोनों मिलके 161, क्लियर मेजॉरिटी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं और जो अब स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे बिल्कुल क्लियर ये हो रहा है, जो भी ये कॉल है वो कहीं ना कहीं से शिवसेना ये समझ गई थी कि बीजेपी की जो टैक्टिस होती है कि वो धीरे धीरे उंगली पकड़ती है, फिर जिसको बोलते हैं पहुंचा, और फिर आपको ढकेल देती है। और पहले छोटा भाई बन के फिर वो मोटा भाई, बड़ा भाई बन जाते हैं, और फिर उसके बाद आपकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने उनके साथ हाथ मिलाया है उसके साथ ये दिक्कत करते हैं। महाराष्ट्र में मूल रूप से एक समय तो सबसे ज़्यादा ताकतवर भाई शिवसेना ही थी जो राइट विंग पॉलिटिक्स करती थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शिवसेना को ऐसा लगा कि अब
बीजेपी के साथ मामला साथ चलना ठीक नहीं है। 2014 से 2019 की सरकार भी चल चुकी थी, इत्यादि इत्यादि। अब 105 सीट बीजेपी की सबसे लार्जेस्ट सीट इन विधानसभा, उसके और उसके साथी का मिल के मतलब 161 क्लियर मेजॉरिटी। और उसके बाद भाई आपके गवर्नर आपके बिल्कुल अपने सुबह 4-5 बजे उन्होंने बुला के शपथ ही दिला दी, अनप्रेसिडेंट इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि 4 बजे 5 बजे ऐसी जल्दी पड़ गई, उन्होंने शपथ दिला दी। वो 2-3 दिन सरकार रही, 70-72 घंटे, वो सरकार भी चली गई। वहाँ से जिसको कहते हैं ना कि चोट दिल पे लग गई है, ये दिमाग का खेल है, अब थोड़ा दिल का भी खेल है। क्योंकि ऐसा महाज्ञानी, ऐसा महायोद्धा, ऐसा महान सेनापति, ऐसा महान स्ट्रैटेजिस्ट, ऐसा महान विद्वान, ऐसा महान चुनाव एनालिस्ट, ऐसा महान चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट मैनेजर, उसको ये काम हो गया, जीती हुई जगह पे उसको बिठा के ऑपोजिशन में बिठा दिया गया। ये तो भाई इस पे तो माफ़ी नहीं हो सकती है, अनपार्डनेबल। मतलब ऐसा किया है जिसमें माफ़ी नाम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि मैं तो चुनी हुई सरकार को मेजॉरिटी दूसरे की उसको गिरवा के मैं अपनी मेजॉरिटी बना लेता हूं। जो व्यक्ति इस तरह का, और जिसने प्रूव भी किया हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे लिस्ट है मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं का भी हो, प्रूवन है, उसकी अपनी जीती हुई जिसको सरकार बनानी चाहिए थी, मैंडेट मिला हुआ था, उसको बाहर कर दिया गया। वाह जी वाह, ये कौन सी बात है। तो सजा तो मिलेगी और सजा ज़रूर मिलेगी। अब लग गए पीछे, चलिए भाई अब क्या सजा शुरू हुआ, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा रहे हो तो जाओ। तो सबसे पहले तो अनिल देशमुख जी उस पर जेल में भेजे गए, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, जेल गए। फिर नवाब मलिक साहब जेल में गए। क्यों जेल में गए? क्योंकि उन्होंने एक समय बिल्कुल उन्होंने बीड़ा उठा लिया था शाहरुख खान के लड़के वाले केस में, उस पोल पट्टी खोलने का। फिर उद्धव ठाकरे के साले की प्रॉपर्टी जब्त हुई। एक समय ऐसा, अब धीरे धीरे ये सबको समझ में आ रहा था कि ये अब और क्लियर है कि ये शिवसेना के लोगों को ठीक से, शिवसेना या जो वहाँ गठबंधन चल रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। अब संजय राउत आ गए हैं। संजय राउत की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, 11.15 करोड़ बोल रहे हैं। मुंबई की दृष्टि से हालांकि 11.15 करोड़ ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे दादर में घर और ये घर, मतलब ये कोई बहुत बड़े घर नहीं होंगे। संजय राउत का ये आरोप है कि इनसे कुछ दिनों से कुछ लोग जो हैं वो मिल के कह रहे थे कि आप यहाँ की सरकार गिरा दीजिए, जिससे अगर वहाँ की सरकार गिरेगी तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और उसके बहुत से कारण हैं कि सरकार आप गिरा दीजिए, इधर आ जाइए, आप तोड़फोड़ करवा दीजिए। तोड़फोड़ मतलब पार्टी में तोड़फोड़, पार्टी में टूट करवा दीजिए, इत्यादि इत्यादि। बहुत तरह का उनके ऊपर प्रेशर था। वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये बात कि मेरे ऊपर इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, मैंने राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वेंकैया जी, उनको मैंने बता दी थी, ये वो कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो ईडी की रेड हो रही है, ये जो ममता बनर्जी ने अभी लिखा था ना, जो उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि ये पिक एंड चूज़ हो रहा है, टारगेट किए जा रहे हैं ऑपोजिशन के लोग, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। महाराष्ट्र के केस में तो कम से कम बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इसके कुछ कारण मैं गिनाता हूँ, इसके इस एक्शन के से क्या क्या हो रहा है, उसका किसका नुकसान किसका फ़ायदा वो आप तय करिए, लेकिन क्या क्या हो रहा है जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से। पहला, बीजेपी भाई ये सरकार गिराना चाहती है, बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी चाहती है कि लोग इतना डर जाएं कि आके जिसको बोल रहे हैं शरणम गच्छम, आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, अब आप बचाइए। अब वो देखने वाली बात है भाई, शिव सैनिक की ट्रेनिंग है, शिव सैनिक को ज़्यादा माना जाता है, अक्खड़ होते हैं, अपनी बात पे लड़ने भिड़ने वाले होते हैं, वो कितना इसको कंप्रोमाइज़ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2024 में विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। विधानसभा में तो कोई चांस बीजेपी का नहीं है, ये फैक्ट है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि इन लोग बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, मैं चुनावी गणित के हिसाब से जा रहा हूँ। मैथ्स और केमिस्ट्री मिला के वहाँ कोई बीजेपी का ये नहीं है कि बीजेपी फिर से अपने दम पे सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वो जो एक नायाब फॉर्मूला मिला है ना हाथ में, हिंदू मुस्लिम वहाँ कैसे चलेगा? क्योंकि वो हिंदू करने वाला तो एक उधर भी बैठा हुआ है, तो हिंदू मुस्लिम कैसे चलेगा? सारे हिंदू इधर कैसे आएंगे? क्योंकि उस वाले हिंदू का भी कुछ है। अब उधर वो जो हिंदू बैठा है
उसको कैसे उसके साथ एनसीपी और कांग्रेस आ गए हैं, जिनके साथ मुसलमान बैठा हुआ है, तो वो इतना विधानसभा में मुझे कोई चांस नहीं लगता है बीजेपी का। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा में 23 सीटें हैं, और यहां जरा मैं गणित आपसे एक बार शेयर कर लूं। लोकसभा में 23 सीटें हैं। पिछला 2019 में बीजेपी की 303 सीट आई थी। हाफ वे मार्क मेजॉरिटी के लिए 272 सीट चाहिए, तो हाफ वे मार्क मेजॉरिटी से केवल 31 सीटें ज़्यादा मिली थी। 31 में अगर 23 सीटों पे फर्क पड़ता है, और अगर 3 एक साथ लड़ रहे हो तीनों मिलकर और बीजेपी लड़ रही है, तो ऐसा कागज़ पे कम से कम लगता है कि फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। तो वो फ़र्क 31 का ही है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना 303 ऐसी मेजॉरिटी अनप्रेसिडेंट आज तक हिंदुस्तान में। तो उस पर भी मैंने कहा कि एक फिगर मेरे पास है, मैं जल्दी से आपसे कर दूँ। 303 की जो विशाल बहुमत मिला हुआ है हमारे मोदी जी को, उसको जरा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। ये मेरे सामने हैं आंकड़े, जो 303 से ज़्यादा सीटें जब कांग्रेस को मिली थी, क्योंकि कांग्रेस ही में तो पार्टी रही, तो 303 से ज़्यादा सीटें मिली थी, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं उससे कम वाले नहीं। 303 ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ बीजेपी। 1952 कांग्रेस 364, 57 371, 62 361, 71 कांग्रेस को 352 सीट्स, 1980 353 और 1984 414 414 सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो ये जो ब्रूट मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं सब बदल डालूंगा, ये जो एक नारा लगाते हैं, लोगों को लगता है ये नारा उचित नहीं है। 414 वाले ने भी घर के सारी चीज़ें बदलने का काम नहीं कर दिया था। हमारे अगर आप कुछ उधर बोल रहे हो तो आप बिल्कुल दुश्मन हैं, आप देशद्रोही हैं। ये काम नहीं किया था 414 सीट लेने के बाद भी, या 303 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 बार लोकसभा में इससे ज़्यादा आपकी सीटें आए। किसी भी सरकार ने आज तक ये काम नहीं किया था कि सब हम ही सब ठीक और आप गलत। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तीसरा, महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि यूनिटी थोड़ी, जब बाहर की तकलीफ होती है तो घर के झगड़े कम हो जाते हैं, ये भी देखा होगा। तो जो कुछ आपस की कुछ खींचतान थी भी, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ है कि ये भी सरकार में जो भी हैं या सरकार के बाहर भी हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चले तो वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो परफॉर्मेंस की वजह से शायद आम आदमी को भी राहत हो कि कुछ अच्छा काम और भी शुरू हो जाएगा। दूसरा, मुझे एक और कारण ये लगता है, जो मेरे हिसाब से चौथा कारण है, कंडीशनिंग, जिसको बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। कितना डराओगे, डरते 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 आदमी को लगता है कि ठीक है अब यही है ना, तो दे आर रीचिंग दैट पॉइंट। फिर मुझे ये लगता है कि एक नुकसान एनडीए का हो रहा है कि वो अभी 303 है, उसको लगता है मेरी ब्रूट मेजॉरिटी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रल दल हैं या जो रीजनल पार्टीज़ की मैं बातें कर रहा हूँ, जो छोटी भी हैं, दे आर वॉचिंग। वो आपके कंडक्ट को, आपके आचरण को वॉच कर रहे हैं। ये एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप अपोजिशन को तो जो करिए, आप अपनी सहयोगी पार्टी को भी तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। बिहार ताज़ा उदाहरण है, जहाँ वीआईपी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी थी, आपने उसके तीनों एमएलए को अपने यहाँ लेके पार्टी खत्म हो गई। मतलब खत्म इन द सेंस कि सारे एमएलए इधर आ गए, उस पार्टी का कोई एमएलए ही नहीं है। तो ये काम आप करते हैं, बाकी लोग भी ये वॉच कर रहे हैं कि आपका जो साथी है, आपको उसको भी ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एक चीज़ ये बताएं कि ये सारा जब कंडक्ट हो रहा है, जब रेड करो, उसका वो कर लो, प्रॉपर्टी अटैच कर लो, सेंट्रल एजेंसीज़ को भेजो, तो जो एक एवरेज आदमी है, जो चाहे नौकरी करता हो नहीं करता हो, वो जो नहीं खोल रहा हो, जो मुंह इस समय नहीं खोल रहा हो, जो चुप है, वो क्या खुश होंगे? क्योंकि उसको क्या लगता हो कि जो हमारे विरोध में बोले, जो हमारे विपक्ष में बोले, वो हमारा दुश्मन, उसको भी शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का एक इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। इनडायरेक्ट फ़ायदा ये हो रहा है कि शिवसेना को ये जो एक्सट्रीम राइट विंग वाली जो बात थी ना, उसका बीजेपी इतना ज़्यादा कर दे रही है कि जो गुस्सा कहीं हो सकता है, मुसलमान को लगता है कि मैं शिवसेना को कैसे वोट दें। तो अब शिवसेना भी एक आइडल है, जो कि खुद राइट विंग पार्टी है, जो हिंदुओं को अपने को हितैषी कहती है। तो वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा शिवसेना से, अगर कोई मुसलमानों का गुस्सा है तो। एक चलते चलते मैं अंतिम बात एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये सब जो हो रहा है देश में, और जो इस तरह से लोगों को डराना धमकाना, सेंट्रल एजेंसी भेजना, उसके पीछे कुछ लगा देना,
ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि लोग किसान आंदोलन से जगे हैं, तो किसान आंदोलन टाइप एक कुछ उसका स्वरूप आज मालूम नहीं, लेकिन उस तरह का एक आंदोलन की ज़मीन जरूर तैयार हो रही है। उसमें कितना खाद, कितना पानी, कितना अभी पड़ रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन ज़मीन ज़रूर तैयार हो रही है। तो ये सब ज़्यादा कर देने से मुझे ऐसा लगता है अंत में कि ये जितना आप डरा के धमका के सरकारें गिराने और बनाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलेगा। लोकतंत्र में तो लोगों की मर्जी ही चलेगी। धन्यवाद।